हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW ओनली IAS। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। जो पहली टॉपिक हमारी न्यूज़ का है वो है सियाचिन। सियाचिन का GSI सर्वे, ये कब हुआ, किसने किया, वगैरह की बात हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट जियोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये सर्वे किया था और 1958 में इसे उन्होंने कंप्लीट किया था। अभी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या आपको ये पता है कि सियाचिन की लोकेशन कहाँ है? जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है सियाचिन के आसपास, जिसमें साल्ट्रो रिज की अगर हम बात करें तो वो रिज कहाँ पर है, वो रिज क्यों रेलेवेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो आपको पता है या नहीं। तो पहले देखते हैं सियाचिन का मैप। ये है सियाचिन का मैप। सियाचिन का मैप ऑब्वियसली सियाचिन कश्मीर का पार्ट हम कह सकते हैं, JNK का, लद्दाख के पास ये इलाका है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये इलाका POK के अंदर आता है क्योंकि पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर रखा है। ये आपका गिलगिट, ये आपका बल्टिस्तान, यहाँ का इलाका आपका है सियाचिन का। इसके ऊपर जो इलाका है इसे कहते हैं सक्शम रीजन। ये रीजन चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया था, सक्शम वैली। तो ये वैली चाइना के पास है, ये इंडिया के पास है अभी सियाचिन ग्लेशियर। तो देखिए ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं NJ 9842। ये वो लाइन है जहाँ से आपकी सीधी लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है, जो नीचे तक इंडिया का जो विभाजन आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ से ये जो विभाजन आपका हो रहा है, ये जो लोकेशन है ये है, यही वो लोकेशन है 9842 NJ, जिसकी लोकेशन है जो मार्क की हुई है सियाचिन ग्लेशियर पे। तो NJ 9842 किससे रिलेटेड है? तो सियाचिन से रिलेटेड है। साल्ट्रो रिज कहाँ पर है, सक्शम वैली कहाँ पर है, बोल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर है, ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे जाए तो आपको ये मैप याद रहना चाहिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जोग्राफिकली जो लोकेटेड है। ये एक हैंड ऑन मैप है, बेसिक वाला। इसमें देखते हैं कहाँ पर है। ये सियाचिन ग्लेशियर के इधर है आपका बिलाफोंडाला एक पास है, ऊपर आपका इंदिरा कोल जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर सक्शम वैली है, यहाँ आपका NJ 9842 है। और इधर जस्ट सियाचिन के साइड में यहाँ है काराकोरम पास, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है स्ट्रेटजिकली इंडिया के लिए भी, चाइना के लिए भी। यहाँ नीचे नुब्रा रिवर है, यानी नुब्रा वैली के पास का इलाका यह है। तो जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पढ़ते हो तो कहाँ से शुरू होता है? तो जो एक लाइन है NJ 9842, ये आपको पता लग गई। आपको पता लग गया सक्शम वैली कहाँ पर है, आपको पता है बोल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर है, इंदिरा कॉल कहाँ पर है। और जो ये आपका रीजन है, इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन, हम अक्सर पासेस को पढ़ लेते हैं लेकिन ये जो लोकेशन है ये हमें स्पेसिफिकली याद नहीं रहती। इसके लिए इंपॉर्टेंट था कि ये हम पढ़ें और ये वो जगह है जो हमने डिस्कस की। इसका थोड़ा और एस्पेक्ट अगर हम देखें तो आपको दिखता है यहाँ पर कि ये NJ 9842 है। यहीं पर आपका जो इंपॉर्टेंट सीज फायर लाइन है वो यहाँ से क्रॉस होते हुआ रही है, यहाँ LOC बना हुआ है आपका। आई होप ये क्लैरिटी अब आपको मिल रही है कहाँ पर कौन सी जगह है। यहाँ का जो इलाका है ये आपका साल्टो रिज का इलाका बनाता है, ये वाला हिस्सा। तो ये आपको क्लैरिटी मिल गई भाई। अब मैं आपसे पूछूं कि बोल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर है, आपसे पूछूं कि NJ 9842 कहाँ पर है, और सक्शम वैली कहाँ पर है, अभी किसके कंट्रोल में है, काराकोरम पास कहाँ पर है, क्यों ये इलाका स्ट्रेटजिकली इतना इंपॉर्टेंट है, चारबोर लाट कहाँ पर है, श्योक रिवर कहाँ है। तो इससे आप एक ज्योग्राफी का अपना एक एस्पेक्ट बना सकते हो। चलो नॉर्थ का रीजन है, नुब्रा वैली कहाँ पर होगी, तो नॉर्थ के इलाके में होगी, ठीक है। साल्ट्रो जो रेंज है वो कहाँ पर होगा, तो वो सियाचिन ग्लेशियर के पास है। तो ये सारी जो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, इनकी जो नाम है, इनकी जो रेलेवेंस है, ये आपको पता यहाँ पर होनी चाहिए। ये अभी इस साल इसका सफायर जुबली बन रहा है इस GSI सर्वे का जो सियाचिन का हुआ था। अगर पहला पूछा जाए तो ये मत सोचिए कि हाल में हुआ होगा। ये किसने किया? तो VK रैना ने किया था इसको, और इन 1958। तो काफ़ी समय हो चुका है। और मेरा आपसे सवाल है कि जो इंडियन मिलिट्री का ऑपरेशन था जिसके थ्रू इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा किया, वो कौन सा ऑपरेशन था? उस मिशन का नाम क्या था? क्या वो ऑपरेशन विजय था, या फिर वो ब्लू स्टार था, या फिर वो कोई और मिशन था? विजय किस चीज़ से रिलेटेड है, और ब्लू स्टार या ब्लैक थंडर, ये जो ऑपरेशन है इंडियन आर्म फोर्सेस के या पुलिस फोर्सेस के, किससे रिलेटेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लैक थंडर, ब्लू स्टार तो हमें पता है काफ़ी ज़्यादा विवादित है। ये जो अमृतसर में हुआ था, कहाँ हुआ था अमृतसर में, क्यों हिस्टोरिकली इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं दो ऑपरेशंस, इनकी एक बड़ी हिस्ट्री रही है। तो उसी तरह ऑपरेशन विजय भी काफ़ी फेमस है, किससे कब्जा उसके ऊपर किया गया। और जो सियाचिन का ग्लेशियर था उसको कब्जा करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया था आर्मी ने, उसका नाम क्या है? क्योंकि अगर आप आंसर कभी इसके आसपास लिखते हैं तो आपको वहाँ पर एक ईजी पॉइंट आउट बनता है कि भाई इसको मेंशन कर दिया, तो एक अच्छा लगता है कि आपको ये एरिया पता है। आगे मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन मैकेनिज्म की मीटिंग हुई थी हाल ही में। तो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन MGC क्या है? MGC असल में दो नदियों के आसपास जो देश बसते हैं उनके बीचों का हुआ है एक संगठन है। मेकॉन्ग अगेन एक रिवर है, और गंगा तो हमें पता ही है, गंगा एक और रिवर है। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन में 6 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं याद रख लीजिए। एक तो हमारी इंडिया है,
और 5 इसमें आपकी आसियान कंट्रीज़ है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि गंगा तो भाई बांग्लादेश में भी जाती है, तो क्या बांग्लादेश इसका पार्ट है? तो नहीं, इसका पार्ट बांग्लादेश नहीं है। ये इंडिया प्लस कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड, इन 5 कंट्रीज प्लस इंडिया का एक ग्रुप है जो बात करता है किन एरियाज पे? तो टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इसके ऊपर फोकस करता है। अब जो MCG है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, जो हमारा एक ये ग्रुप है, इस ग्रुप की खास बात ये है कि ये लगातार कोशिश करता है कि कैसे, सॉरी MCG लिखा हुआ, ये MCG नहीं होगा, ये होगा MGC, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। ये जो इन दोनों नदियों के आसपास जो देश हैं, इनके बीच में कैसे एक दूसरे से सीखते हुए हम कैसे पीपल टू पीपल रिलेशंस बढ़ा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ये उसके रिलेटेड है। इसका अपना एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये आपको जानकारी देनी है, मेकोंग कहाँ पर है। मेकोंग दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी है, एशिया की 3rd लार्जेस्ट है। ऑफकोर्स ये भी चाइना से ही निकलती है मेकोंग। सो चाइना एक मेकोंग के केस में भी अपस्ट्रीम रिवर है, अपस्ट्रीम कंट्री है, यानी यहाँ से नदी बन के नीचे की तरफ आती है। सो इसे अपर रिपरेंट स्टेट कहते हैं। जिस देश से नदी निकलती है और किसी नीचे के देश में जाती है तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम कंट्री या अपर रिपरेंट कंट्री। और जो नीचे कोई देश होता है, जैसे नदी अगर चाइना से चली इंडिया आई और इंडिया से होते हुए बांग्लादेश गई, तो चाइना अपर रिपरेंट कंट्री है, इंडिया मिडिल रिपरेंट कंट्री है और बांग्लादेश लोअर रिपरेंट कंट्री है। कोई नदी अगर चाइना से लेकर इंडिया तक ही आती है तो इंडिया इज लोअर रिपरेंट, चाइना इज अपर रिपरेंट। तो मेकोंग के केस में भी चाइना जो है वो एक अपर रिपरेंट कंट्री है और लगातार मेकोंग की नदी के ऊपर पोल्यूशन फैल रहा है, चाइना उसके ऊपर डैम बना रहा है, उससे काफ़ी विवाद की स्थिति इन देशों में बनी हुई है। और जो कंट्री मेकोंग के रीजन में पड़ती है उन्हें हम कहते हैं CLMV कंट्रीज़। थाईलैंड भी इसका पार्ट है, लेकिन CLMV वो कंट्रीज़ है जो आसियान की वो कंट्रीज़ है जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, और इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है इनके साथ अपने संबंधों को बढ़ाने का। तो मेकोंग एक रिवर कल्चरल सिविलाइजेशन रिवर है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन सभी रीजन्स के लिए। मेकोंग डेल्टा फॉर्म करती है। तो कहाँ से जाती है, कहाँ से गुजरती है? देखिए ये रहा, यहाँ से काफ़ी सारे डैम बनाए हैं लगातार चाइना ने, तो इसीलिए ये एक विवादास्पद अभी जो चाइना के कदम है यहाँ पर है। क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया को ब्रह्मपुत्रा रिवर पर भी विवाद है, जहाँ चाइना बहुत सारे डैम बना रहा है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि इनके साथ, इन कंट्रीज़ के साथ अपने जो अपने संबंध हैं उनको और डेवलप करें, ताकि मिलकर कोई एक सॉल्यूशन ढूंढा जा सके जो हाइड्रोलॉजिकल वॉरफेयर, नदियों से रिलेटेड वॉरफेयर या हाइड्रोलॉजिकल जो डिप्लोमेसी है उसका इस्तेमाल किया जाए चाइना पे दबाव बनाने के लिए, ताकि चाइना एक वाटर ट्रीटी करे इंडिया के साथ भी ब्रह्मपुत्रा रिवर पर और इन कंट्रीज़ के साथ भी। तो ये लगातार एक विवादास्पद नदी है जिसपे बहुत विवाद चाइना के साथ इन कंट्रीज़ का रहता है। इन कंट्रीज़ को लेकर चाइना लगातार फोकस बनाया हुआ है कि भाई यहाँ पर हम अपनी रिसोर्स को और ज़रा पावरफुल कर लेंगे। और ये नदी, ये कंट्रीज जो है इंडिया के पास भी आती है। अगर आप गौर करो तो मैंने बोला CLMVT, ये कंट्रीज़ है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड। अब ज़रा याद करिए, इंडिया ने एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाया है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, IMT हाईवे, जो कनेक्ट करता है 3 देशों को। इसको इंडिया लेकर वियतनाम तक जाना चाहता है, हनोई में। तो इससे इसको बाद में जोड़ा जाएगा। अभी ये तो लगभग बनने के स्तर पर पहुंच चुका है। तो वो दिख रहा है कि इंडिया लगातार अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ ईस्ट एशिया के साथ संबंध और बढ़ाना चाहता है। उसके तहत उसने IMT ट्राइलेटरल हाईवे बनाने की बात करी है। हम वाटरवेज डेवलप कर रहे हैं। कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है। कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट किस देश के बीच में है? म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है इंडिया की, जो आपको फिर अपने नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचाने में मदद करेगा। ये वाला रूट है, सितवे पोर्ट से आप यहाँ ऊपर इंडिया जाते हैं, सॉरी ये रूट है इसका। कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो कालादान नदी के ऊपर भी एक स्थापित बंद करता है, समुद्र से नदी, नदी से रोड, ये 3 रूट बनाए गए हैं। ये दिखाता क्या है कि लगातार इंडिया अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने संबंधों को जोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट में सहायता करेंगे, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता करेंगे, इंडिया आसियान कंट्रीज़ के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको याद है कि आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज़ में? 10 कंट्रीज़ आसियान में, कौन कौन सी याद करिए। RCEP में 15 कंट्रीज़ है, कौन कौन सी याद करिए। ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्री आती हैं, कौन कौन सी आती हैं कि आपको याद है या नहीं। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री, ये आपको याद होना चाहिए। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में 6 कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन सी 6 कंट्रीज़, वो आपको याद है या नहीं। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ ग्रुपिंग्स जो आती है कैसी बनती है। MGC आपको यहाँ दिख रहा है, ये कंट्रीज़ है, ये आपको बिम्स्टेक की कंट्रीज़ है। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका, ये आपके बिम्स्टेक का पार्ट है। और
बिम्स्टेक पे फोकस क्यों किया इंडियन गवर्नमेंट ने? क्योंकि अभी सार्क जो हमारा साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो हमारी कोशिश है कि हम बिम्स्टेक के ऊपर फोकस करें। ये भी काम करते हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। फिर जो ईस्ट एशिया समिट है ये आसियान प्लस 8 कंट्रीज़ के बीच में होती है, 10 कंट्रीज़ आसियान की प्लस 6 और 8 और कंट्रीज़ कौन कौन सी है? इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, रशिया, ये वो कंट्रीज़ है जो इनमें आती हैं। बाकी जो आसियान की 10 कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है? हमने अभी देखा CLMVT, ये कितनी कंट्रीज़ हुई? 5 कंट्रीज़ हुई। 5 और कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वो है इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी, और बताइए कौन कौन सी होंगी, मुझे बताइए। ये हमने मलेशिया इसमें हो गया नहीं, तो मलेशिया कितनी हुई? 9 कंट्रीज़ हुई। एक कंट्री और कौन सी है मुझे बताइए जो पार्ट है आसियान का? हमने CLMVT ISBM कर लिया, एक कंट्री और है, ये मैंने आपके लिए छोड़ता हूँ कि कौन सी वो कंट्री है कि जो इसका पार्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार जो साउथ ईस्ट एशिया अभी फोकस पे है, तो वहाँ कौन से ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री है, उनकी क्या रेलेवेंस है, कहाँ पे लोकेटेड है, याद कर लिए। प्लेन्स आपको बहुत हेल्प करेगा और मेन्स पे आपको एडिशनल पॉइंट्स बनाने में भी मदद करेगा। तो साउथ ईस्ट एशिया जब भी आप पढ़ रहे हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी जब भी इंडिया की देख रहे हैं, तो वहाँ आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैकॉन्ग के साथ इंडिया गंगा को यूज़ करने की कोशिश भी कर रहा है। अगला पॉइंट आता है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, जहाँ पर 5% एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर इंडिया का कब हो गया वेस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट्स कहाँ सिचुएटेड है? ये इलाका आपका वेस्टर्न घाट्स का है, ये इलाका आपका ईस्टर्न घाट्स का है। वेस्टर्न घाट्स और ज़्यादा कंटिन्यूस है, पहाड़ियाँ सीधी श्रृंखला में बनी हुई है। एक बड़ा इलाका है, लगभग 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। ये एक मेजॉरिटी जो आपकी एक बायो हॉटस्पॉट है दुनिया का, ये यहाँ सिचुएटेड है। सबसे बड़ा सवाल कि जो वेस्टर्न घाट्स है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो अनामुडी है या डोडा बेटा है? तो अनामुडी असल में है, तो चलो ये लार्जेस्ट पीक हो गई। इसके अलावा जैसे ही सवाल है ना वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्रीज भी है, नॉर्दर्न सह्याद्रीज, सदर्न सह्याद्रीज, इनमें कौन सी हाईएस्ट पीक कौन सी है? महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक कौन सी है, या कलसूबाई कहाँ का हाईएस्ट पीक है? तो इस रीजन में जो भी आपके इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। कहाँ है वेस्टर्न घाट्स भाई? ये इलाका आपका वेस्टर्न घाट्स है, ये इलाका आपका ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट आपकी पीक्स है, काराडोंगम हिल्स कहाँ पर है, डोडा बेटा कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गुरु शिखर कहाँ का हाईएस्ट पीक है, कहाँ लोकेटेड है, यहाँ आसपास कौन से फॉरेस्ट टाइप्स हैं। तो देखिए मैं यहाँ हर चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता, बिकॉज हम प्लेसेस एंड न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहें कि हम और डिटेल में डिस्कस करें, ज़रूर करेंगे, पर मेरी कोशिश है पहले कि आपको वो रिमाइंडर रहे कि अच्छा ये मैप आपने देख लिया PDF में, अब अरावली की रेंज कहाँ पर है, ठीक है, सतपुड़ा की रेंज कहाँ पर है, विंध्यास की रेंज कहाँ पर है, यहाँ पे तापी और नर्मदा कहाँ से जा रहे हैं, माही कहाँ पर है, आपकी बानस रिवर कहाँ किस ओर जा रही है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, वेस्टर्न घाट में कहाँ पर आपका ग्रेट नॉर्थ आता है, कार्डोगम हिल्स कहाँ पर आते हैं, ये रहे आपके, ये रहा अनामुडी, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स, डोडा बेटा। तो इस तरह के जो माउंटेन्स हैं, जो आपके पीक्स हैं, वो आपको याद रहे, इंपॉर्टेंट पासेस याद रहे। पाल घाट, बोर घाट, सेनकोटा, थाल घाट, ये सारे घाट्स जो हैं ये आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप इसको ढंग से याद कर नहीं पाएंगे। अभी वेस्टर्न घाट्स के साथ स्थिति ये है कि लगातार जो इको सेंसिटिव एरिया है ये घटता जा रहा है। इको सेंसिटिव एरिया कहाँ पर कितना है? तो कर्नाटका में 20,000 है, महाराष्ट्र में 17,000, केरला, तमिलनाडु, गोवा और गुजरात। आपसे पूछा जा सकता है कि किन इलाकों में कितना ज़्यादा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वेस्टर्न घाट्स का फैला हुआ है। तो उसको अगर आप समझ लें कि सर्वाधिक, आप नॉर्मली सोचेंगे केरला में होगा या महाराष्ट्र में होगा, पर नहीं, कर्नाटका में है। सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पर है? अक्सर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी से पूछे गए हैं। ये रहा आपका अनामुडी जो हाईएस्ट पीक है 2695 मीटर्स का, कहाँ पर है इस रीजन में? तो पल्ली हिल्स कहाँ पर है, गुरु शिखर कहाँ पर है, धूपगढ़ कहाँ पर है, सतपुड़ा रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, विंध्या रेंज कहाँ पर है। तो ये रेंजेस अगर आप करना चाहें तो वो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। लिस्ट भी आपको दी हुई है कि कौन से बड़े बड़े जो आपकी पीक्स है किन किन हाइट्स के साथ है, ताकि आप इसको याद कर पाएं। मैप्स पे याद करना काफ़ी आसान होता है, तो मेरी कोशिश है आप इस तरह इसको रिवाइज करें। जो न्यूज़ थी वो ये थी कि भाई वेस्टर्न घाट ने 5% ग्रीन कवर खो दिया है। किसने ये किया है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, एनर्जी एंड वेटलैंड रिसर्च ग्रुप है, जिसने एक वेस्टर्न घाट्स स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें बोला गया कि 5% के आसपास एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर खोया है वेस्टर्न घाट में। फ्रेगमेंटेशन है, और इसमें जो इंटीरियर फॉरेस्ट है वो केवल 25% हिस्सा बनाते हैं, और दुनिया के 36 में से एक बड़ा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स। याद रखिए कि जो यहाँ के फॉरेस्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, तो अगर आप फॉरेस्ट को काट के और कहीं पर प्लांटेशन करें तो उससे उस लेवल की बायोडाइवर्सिटी आप सेफगार्ड नहीं कर सकते। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी की,
ये मतलब वो चीज़ें हैं जो कि ऐसी लाइफ फॉर्म्स है, वो ऐसे पेड़ है या ऐसा बायोडाइवर्सिटी है कि एक जंगल से मान लो अपने 1000 पेड़ काट के कहीं पे 10,000 पेड़ भी लगा दिए, तो जिस लेवल का बायोडाइवर्सिटी था, जो एनिमल्स यहाँ थे या जो ऑर्गेनिज्म वहाँ थे, वैसे फिर कहीं पर नहीं बन पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो इलाके हैं जहाँ पर अगर आप अल्टरेशन करते हैं तो उस पूरे इलाके की इकोलॉजिकल जो इंटीग्रिटी है वो ध्वस्त हो जाएगी, वो दोबारा रेप्लिकेट करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ कितना परसेंट एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन 1 में आता है, 2 में आता है और 3 में आता है, ये भी यहाँ पर मैंशनड है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वेस्टर्न घाट्स का ग्रीन कवर घट रहा है, कौन सी बॉडी ने क्या बताया है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट पीक्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स कहाँ से आती है, ज्योग्राफी रिवाइज करने का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपका हो सकता है, या मैंने दोनों में डिस्कस किया ही हुआ है। बाकी एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है वो है क्रीमियन कॉन्गो हेमरिक फीवर। तो हेमरेज की हम बात करते हैं, उसको एक फीवर है जो क्रीमिया कॉन्गो फीवर के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों जगह न्यूज़ में है, कॉन्गो भी क्रीमिया भी, तो सोचा मैंने क्यों ना इसको ऐड किया जाए। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी बहुत ज़्यादा फैटिलिटी रेट है, WHO ने इसके बारे में बोला है। ये कहाँ से एंडेमिक है, कहाँ सर्वाधिक फैलता है, तो अफ्रीका के रीजन में, बाल्कन के रीजन में, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों में भी। ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था क्रीमियन पेनिनसुला में, जो युद्ध हुआ था ब्लैक सी में 1944 में। वहाँ पर पता लगा था अच्छा ये एक इलाका है जो जहाँ पर किसी सिपाहियों को ये बीमारी हुई थी, इसलिए पता चला कि अच्छा ये एक बीमारी है। और ये कहाँ से आई थी, तो ये पता लगा था कॉन्गो बेसिन से आई एक पैथोजन से, इसलिए इसका नाम क्रीमियन कॉन्गो पैथोजन डिजीज़ का नाम इसको पड़ गया। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और कुछ ड्रग्स से इससे आप प्रिवेंट इसको कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि चलो भाई ये बताओ मुझे, क्रीमिया क्यों न्यूज़ में, 2014 में किसने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया, कॉन्गो में कौन से मिनरल सर्वाधिक मिलते हैं, क्यों वो न्यूज़ में था, हमने पिछले अपने लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया था। तो आई होप वहाँ से आप रिवाइज कर पाओ ये वायरस कहाँ पाया गया और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इन जगहों की रेलेवेंस है, यहाँ पे पता लग गई। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है, फिर क्रीमिया के पास ही आ रहे हैं इसलिए मैंने वो टॉपिक उठाया था। क्रीमिया के पास एक ब्रिज था, कर्च ब्रिज, जिसे उड़ाया है, जिसे ध्वस्त कर दिया है यूक्रेन ने। तो रशिया ने आरोप लगाया कि कुछ यूएवीज का, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने ये कर्च ब्रिज उड़ा दिया। तो कर्च ब्रिज कहाँ है, ये कर्च स्ट्रेट में है जो कि जोड़ता है रशिया को क्रीमिया से। ये रहा कर्च का इलाका, ये रहा कर्च स्ट्रेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कर्च स्ट्रेट कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए। ये ब्रिज 2018 में बनाया गया था जो रशिया और क्रीमिया को जोड़ता है रेल कनेक्टिविटी से। 2014 में रशिया ने क्रीमिया का इलाका कैप्चर कर लिया था। ये देखते हैं कहाँ पर है क्रीमिया का इलाका। ये वो इलाका है जो कैप्चर किया था, पहले यूक्रेन का पार्ट था रशिया ने, और यहाँ पर आपका कर्च स्ट्रेट का वो ब्रिज था जो ध्वस्त किया गया। इसके आसपास कौन सा इलाका है, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी ऑफ बॉस्फोरस, एजियन सी, ये सब पता होना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ दार्दानेलिस कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहाँ पर है, हमने डिस्कस किया है पहले भी। आई विल नॉट रिपीट एवरीथिंग क्योंकि ऐसे तो हर चीज़ बहुत लंबे लेक्चर बन जाएंगे। पर सी ऑफ अजोव कहाँ पर है, ये आपका सी ऑफ अजोव, ये आपका कर्च स्ट्रेट जो उसको जोड़ता है रशिया के साथ, जो इन लोगों ने ध्वस्त किया। इसके नीचे आपका ब्लैक सी है जो बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। नीचे आपका टर्की का इलाका आता है जिसके थ्रू आप मेडिटेरेनियन सी तक पहुँच सकते हैं। तो रशिया को अगर कोई शिप अपना लेके यहाँ से मेडिटेरेनियन सी तक जाना है तो उसको ब्लैक सी होते हुए, ये इलाका क्रॉस करते हुए, एजियन सी होते हुए, तब जाके वो मेडिटेरेनियन सी में एंटर करेंगे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ दार्दानेलिस और जो बॉस्फोरस सी है वहाँ पर तुर्की का एक तरह का कब्जा है। तुर्की लगातार वहाँ पर अक्सर वहाँ पर अपनी नेवी स्ट्रेंथ बना के रखता है। इसलिए हमेशा रशिया को डर लगता है कि भाई कैसे और एक्सेस मिला जाए, क्योंकि दिक्कत ये है कि रशिया के जितने भी पोर्ट सिटीज़ हैं वो सारी को वार्म वाटर पोर्ट उनमें से कोई नहीं है। यानी वो ऐसे पोर्ट्स हैं जो सर्दियों में जम जाते हैं, यानी आर्कटिक के आसपास ज़्यादा वो उनके, जैसे इंडिया के पोर्ट्स हैं। अगर आपको केरल जाना है, गुजरात जाना है, केरला, गुजरात, मुंबई, जहाँ भी आते हैं वो साल भर वो पोर्ट्स एक्टिवेट रहते हैं क्योंकि वो पानी कभी बर्फ़ नहीं बनता। रशिया के आसपास जो पोर्ट्स हैं वो अक्सर जम जाते हैं सर्दियों में, इसलिए उन्हें वार्म वाटर पोर्ट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए लगातार ये जगह बहुत सेंसिटिव है किसके लिए, रशिया के लिए। वो लगातार कोशिश करते हैं कि हमें ऐसे इलाके मिले जो कि हम साल भर ऑपरेशनल रहे, इसलिए ब्लैक सी के आसपास अपनी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। कहाँ पर क्रीमिया सिचुएटेड है, कर्च स्ट्रेट कहाँ पर है, सी ऑफ बॉस्फोरस का है, सी ऑफ एजियन कहाँ पर है, फिर आपका क्रीमिया कॉन्गो फीवर क्यों न्यूज़ में था, इस युद्ध से इसका कुछ लेना देना नहीं है, याद रखिए, कहीं आप इससे कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये एस्पेक्ट आपने देख लिया। आगे नॉर्थ कोरिया ने हमेशा की तरह दोबारा एक टेस्ट किया है, वोंगसंग 18, एक ICBM में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने टेस्ट करी है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट करी। कहाँ नॉर्थ कोरिया सिचुएटेड है, ये रहा। यहाँ आसपास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो कैंगडम माउंटेन्स की बात हम कर लें, इसकी राजधानी का नाम है प्योंगयांग, जो कहाँ पर है, यहाँ सिचुएटेड है। यहाँ 38 डिग्री पैरेलल है, जो कि कहा जाता था कि ये एक असल में जो बाउंड्री है नॉर्थ साउथ कोरिया की बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में जो डीमिलिटराइज्ड जोन है वो 38 पैरेलल के बराबर नहीं है। 38 पैरेलल ये जगह है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ बाउंड्री होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा है नहीं।
जो बाउंड्री असल में वैसी बनी हुई है नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच में, से कहते हैं DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन। यहाँ मिलिट्री नहीं रहेगी, पर असल में दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन कोई है जहाँ सर्वाधिक लैंड माइन्स, बॉम्ब्स और एरियाज हैं, तो वो यही इलाका है जहाँ पर सर्वाधिक की चीज़ें फैली हुई हैं। 38 पैरेलल कहाँ पर सिचुएटेड है? नॉर्थ साउथ कोरिया के बाउंड्री पर, जो डिमार्केट करने की बात की गई थी, लेकिन वो अभी सीमा नहीं बनाता। सीमा DMZ है, डीमिलिटराइज्ड जोन। ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया। कहाँ सिचुएटेड है? चाइना के जस्ट नीचे आपका नॉर्थ कोरिया है, फिर ये आपका DMZ है, इसके नीचे आपका साउथ कोरिया है। यहाँ से वो लगातार मिसाइल भी टेस्ट करते हैं। यहाँ आपका सी ऑफ जापान है, ये ईस्ट चाइना सी है। अब मुझे बताइए, फर्स्ट आइलैंड चेन कहाँ पर है, कौन सी कंट्रीज़ का पार्ट है? सेकेंड आइलैंड चेन में कौन सी कंट्रीज़ का पार्ट है? साउथ चाइना सी में कौन सा विवाद है? जो नाइट टेस्ट नाइट है उसका क्या क्लेम है? ठीक है, 38 पैरेलल कहाँ पर है? जो आपके नॉर्दर्न टेरिटरीज है जापान के, वो कहाँ पर है? सी ऑफ अजोव कहाँ पर है? कर्ट स्ट्रेट कहाँ पर है? और जब हमने चाइना, जापान, ताइवान पिछले वीडियो में भी किया था डिस्कस डिटेल में, तो आई होप कि वो चीज़ें आप रिवाइज करते हैं और आपको याद रहे। तो याद रखिए कि इस मैप के बाद इस हफ्ते की जो न्यूज़ है, इनमें आपको जो इंपॉर्टेंट इलाके हैं वो याद रहे। MCG जो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन है, किन के ऊपर है, कौन सी कंट्रीज़ है, बिम्स्टेक में कौन सी कंट्रीज़ है, आसियान में कौन सी कंट्रीज़ है, ASEAN+8 क्या है, ASEAN+5 क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी इस वीडियो के लिए, और इस हफ्ते हमने इतना ही किया है। और क्योंकि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बार प्लेसेस की न्यूज़ में वही थी जो हमने पिछले हफ्ते कवर करी है। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS। हैव अ नाइस डे।